हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं अपने 11th क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ अकाउंटेंसी कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और फर्स्ट चैप्टर मैंने आज से स्टार्ट किया है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल सभी नहीं हो पाएंगे, बट थ्योरेटिकल पोर्शन के थ्रू मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जितने चैप्टर करवा पाऊंगा हमारी अकाउंटेंसी के एग्जाम से पहले, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें डन कर सकूं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमारे कुछ प्यारे बच्चे जब स्टार्टिंग में उन्होंने अपने अकाउंट्स पढ़ने शुरू करी ना, तो उनको बेसिक चीजें नहीं समझाई गई कि लाइक अकाउंट्स पढ़नी क्यों है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, तो बस क्या हुआ, जल्दी जल्दी सिलेबस भगाने के चक्कर में उनको फटाफट जनरल एंट्री, लेजर, ठीक है, पोस्टिंग, इन सब चीजों में एंगेज कर दिया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के रह गए थोड़े से कमजोर। आइए उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं आप सभी के। देखिए, आपके स्टार्टिंग में ही जो हेडिंग लिखी है वो लिखा क्या गया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों, हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग। अब हम एक कॉमर्स के विद्यार्थी है, हमारा सबसे जो अहम विषय है वो है अकाउंटेंसी का। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड यूज किया अकाउंटेंसी का। ठीक है, यहाँ अकाउंटिंग लिखा हुआ है सर। ठीक है, बुक के ऊपर डबल बुक कीपिंग लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नाम बहुत अलग अलग है सर, चीजें बड़ी कंफ्यूज कर देती है हमें कभी कभी। तो छोटे छोटे करके इस क्लास में हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मैंने एक लाइन लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर। अ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब है कि एक बिजनेस की भाषा होती है अकाउंटिंग, और उस भाषा में हम क्या समझते हैं, हम एक बिजनेस के बारे में दो तीन बातें जानते हैं। सबसे पहली बातें क्या जानते हैं, देखो बिजनेस के बारे में अगर आपको पता लगाना है कि बिजनेस चल कैसा रहा है, बिजनेस के हाल क्या है, अच्छी कमाई है या नहीं है, घाटे में जा रहा है बिजनेस, उसके लिए आपको अकाउंटिंग के पास जाना होगा। अकाउंटिंग इस चीज में आपकी हेल्प करेगी। अकाउंटिंग पूरे बिजनेस का आपको एक लेखा जोखा बनाकर देगी कि बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कितना कैश पड़ा है, कितना प्रॉफिट है इस वर्ष का, कितना लॉस है इस वर्ष का। चाहे जितना पुराना आप रिकॉर्ड मांगोगे ये निकाल कर आपको दे देगा। कहने का मतलब है वही जो रिकॉर्ड ये देता है अकाउंटिंग हमारा। ठीक है, तो इसी को इसलिए से भाषा कहा गया है। अगर आपको बिजनेस को समझना है अच्छे से तो अकाउंटिंग के पास जाइए। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की। बिजनेस के, बिजनेस तो नहीं पर हाँ, अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बोलता है। उसके मुनाफे, उसके घाटे, उसकी एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, सब कुछ डिफाइन करता है। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कहते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है। ठीक है, ऑफ किसका, समराइजिंग ऑफ 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 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब इसमें हम जानते हैं कुछ कुछ स्टेप्स इसमें लिखे हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें हम चीजों को मेजर करते हैं। आइए मैं सारे प्रोसेस को ना एक एक स्टेप में समझाता हूँ। पहले स्टेप समझते हैं, फिर चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, इसको शॉर्ट में समझिए। देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक है आई, एक है एम, एक आर, एक सी, एस, ए और सी। ठीक है, अब सबसे पहले आई से देखते हैं। आई से हम क्या समझते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे सिंबल पहले से बना रखा है आई का, ये मैंने पहले एक सिंबल बना दिया है। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले तो हमारी अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम आता है कि पहचान करना। क्या करना बच्चों, पहचान करना। पहचान करना कि कौन से लेन देन हमें लिखने हैं और कौन से लेन देन हमें नहीं लिखने हैं। ठीक है, कौन से लेन देन हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक अकाउंटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन से लेन देन हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने रेंट पे किया। ठीक है, रेंट पेड, एक मैंने रेंट पे किया घर का, होम का, और एक रेंट पे किया हमने अपने ऑफिस का। ठीक है, एक घर का रेंट था, मान लो 10,000, 10,000 रुपए एक घर का रेंट था, और 10,000 रुपए हमारे ऑफिस का रेंट था। अब कहने का मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस के अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बिजनेस के अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो घर का रेंट तो यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, हम कौन सा रेंट लेंगे, ऑफिस का रेंट लेंगे। तो पहले तो आपको देखो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ना कि पहचान करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेन देन में क्या जुड़ा हुआ है,
सर इस लेन देन में पैसे जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? रुपए। हम ज्यादातर हम फाइनेंशियल नेचर का उसी को कहते हैं लेन देन को, जिसमें पैसा या तो गया या तो पैसा आया। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऐसे ऐसे आप समझना, या तो पैसा गया या फिर बच्चों पैसा पैसा आया। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब कहने का मतलब है कैसे पहचाने कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर, देखो एक तो है कि पैसा गया आया, बट उसमें भी फाइनेंशियल नेचर कैसे पहचाना जाए? अगर उसका बिजनेस से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अगर जैसे हमने घर का रेंट पे किया तो ये बिजनेस से नहीं जुड़ा हुआ था। हाँ, ऑफिस का रेंट पे किया तो हम जहां अपना काम करते हैं वहां का रेंट जो हमने पे किया, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम फाइनेंशियल नेचर का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल। तो आइडेंटिफाई का मतलब हो गया कि पहचान करो। क्या करो? पहचान करना कि कौन से लेन देन लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग के करना कैसे, अकाउंटिंग करते क्या है इसके अंदर। जो भी आए दिन डेली बेसिस पे बिजनेस में लेन देन होते हैं, उनको हम किस प्रकार से लिखते हैं और कैसे उनका मुनाफा वगैरह निकालते हैं, सारा काम कैसे होता है, अभी छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद सारे को मिलाकर एक करेक्ट समझेंगे कि अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या, और ये हमें किस प्रकार हेल्प करती है एक बिजनेस के मुनाफे को निकालने में। तो सबसे पहले आई का मीनिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है एम। एम फॉर होता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने ऑफिस का रेंट पे किया तो कितने रुपए में पे करा? 10,000 रुपए। कितने रुपए पे किए? 10,000 रुपीज। देखो मैं मानता हूं पहली बात तो हमें पहचानना होगा इनमें से कौन सा फाइनेंशियल नेचर है। फाइनेंशियल नेचर हो गया ऑफिस का रेंट, और वो भी कितने रुपए का दिया गया था? 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 रुपए है, ये हो गया हमारा मेजरमेंट टर्म्स ऑफ मनी। मतलब हमने अभी रेंट कितने का पे करा? हमने रेंट पे करा था अभी 10,000 रुपए का। पहले तो लेन देन पहचानो कि कौन से लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं, और पहचानने के बाद ये पहचानो कि आपने उस लेन देन में कितने रुपए ट्रांसफर करे हैं, कितने रुपए सामने वाले को पे किए। हमने 10,000 रुपए ऑफिस का रेंट पे किया था, वही 10,000 रुपए हो गया। तो हमने लेन देन को पहचानना और उसके अमाउंट को लिखना सीख लिया। नेक्स्ट होता है आर फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर जर्नल भी होता है बच्चों। क्या होता है? इसका मतलब जर्नल भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी लेन देन होते हैं उसको आपको एक बुक्स में जाकर क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। हम वैसे इसको अपनी आम भाषा में जर्नल एंट्री कहते हैं। हमारा ये पहला स्टेप ही यही होता है। ठीक है, पर ये हम चीजों को आगे सीखेंगे। अभी इतना समझना है कि जब आपको समझ में आ जाए कि ये जो हमने पे किया, ये ऑफिस का रेंट हमारा फाइनेंशियल नेचर का है, दूसरा अमाउंट हमारा 10,000 रुपए है, तो अगला आपका जो काम होता है इस लेन देन को अपनी बुक्स के अंदर आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड। क्योंकि अब यही, अच्छा ये होम वाला होगा बच्चों? नहीं होगा। ये घर वाला जो हमने किराया भरा था, ये हम नहीं करेंगे। इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिकॉर्डिंग का अगला स्टेप क्या हो जाता है? जब आपको लग जाए कि ये फाइनेंशियल नेचर का है, अमाउंट इतना है, उसको ले जाकर फिर आप रिकॉर्ड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या है? देखो नेक्स्ट है सी फॉर क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आज एक दिन में हमने, समझना बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लीजिए अगर आज हमने रेंट पे किया, आज हमने रेंट पे किया 5,000। ठीक है, हमने एक सैलरी भी दी, हमने सैलरी दी 8,000। ठीक है, हमने आज हमने मान लो एक बिल पे करा, एक बिल था, बिल पे किया, वो था 6,000 रुपए का। तो हमने तीन खर्चे बैक टू बैक पे करे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हर खर्चे की हम बनाएंगे एक अपनी अलग, एक अलग ही बुक बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी रेंट की बुक। ठीक है, फिर जो हम नेक्स्ट बनाएंगे वो बनाएंगे सैलरी की। ठीक है, फिर किसकी बनाएंगे? हम बनाएंगे बिल की। पर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम अलग अलग बुक्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखो बच्चों, जैसे कहने का मतलब ये है, आपके जितने सब्जेक्ट आपको मिले हैं, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर आपके एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, क्या आपने सभी सब्जेक्टों की एक कॉपी बना रखी है? नहीं ना। हमने सर जब सभी सब्जेक्टों की एक कॉपी नहीं बना रखी है, ताकि सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, सारा होमवर्क एक में कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? हम 6 सब्जेक्ट के लिए 6 कॉपियां बनाते हैं, स्कूल के अलग बनाते हैं, ट्यूशन के अलग बनाते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप अलग अलग बुक्स बनाते हो। तो ऐसे कंपनियां जितने भी खर्चे होते हैं उनकी क्या करती है? अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लेती है। ठीक है, आपके यही जो बुक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें हम लेजर कहते हैं। ये रेंट का लेजर, ये सैलरी का लेजर, ये बिल का लेजर, ये सब लेजर्स कहलाते हैं। इन बुकों को हम क्या कह सकते हैं? इन बुक्स को आप आम भाषा में, इन बुक्स को आप क्या कह सकते हो? इन बुक्स को आप
लेजर कह सकते हो। ठीक है, तो क्लासिफाइंग का मतलब होता है अलग अलग बुक्स बनाना, यानी वही लेजर तैयार करना। ठीक है बच्चों, क्या तैयार करना? लेजर तैयार करना, अलग अलग बुक्स। फिर होता है समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज एक अक्टूबर को सेल करी 10,000 रुपए की। ठीक है, फिर हमने 2 अक्टूबर को सेल करी 12,000 रुपए की। फिर हमने 10 अक्टूबर को सेल करी है, ठीक है, 8,000 रुपए की। तो अलग अलग दिन पे अलग अलग सेल जा रही है। अब हम क्या करेंगे, जब हम बुक बनाएंगे, मैंने आपको क्या बोला, हर 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 जो सेल है या खर्चा है, कोई कमाई है, उसकी अलग किताब बनाएंगे। अब ये सारा सेल है, तो सेल के लिए हम एक स्पेशल बुक बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम सेल्स। ये एक सेल का लेजर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम हर डेट की जो ट्रांजैक्शन होगी उसको अलग से मेंशन कर देंगे। 1/10 को हमने 10 का माल बेचा। ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर को हमने जो है वो 12,000 का सामान बेचा है। उसके बाद हमने 10 अक्टूबर को हमने 8,000 का बेचा है। अब इन सबको जोड़िए। जोड़ना क्यों है? अरे जब तक जोड़ेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि हमारा मंथ का सेल कितना है या अक्टूबर मंथ का सेल कितना है? मान लो हमने इस मंथ में 3 ही सेल ही करी है, एक एक को, 2 को, 10 को, उसके बाद कोई सेल ही नहीं हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पूरे मंथ में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये जो पूरा मंथ गया हमारा, इस पूरे मंथ का जो सेल है इसका सम कीजिए, कितना बन रहा है बच्चों? इसका सम करके मुझे बताइए जल्दी से। देखिए, 12, 8, 20, 10, ये हो गया हमारा 30,000 रुपए। ये हमारे 30,000 रुपए। ये हमने क्या किया, अभी अभी हमने इसका किया टोटल। क्या किया बच्चों? टोटल। इसी को ही आम भाषा में आप समराइजिंग कह सकते हो। इसी को आम भाषा में क्या कह सकते हो आप? समराइजिंग करना। जो भी मंथ में, अब ये तो सेल का किया, ऐसे हमने पूरे महीने में परचेस की होगी, उसको भी जोड़ दो। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एंड ऑफ मंथ में हमें मुनाफा भी तो निकालना है ना? तो मुनाफा ऐसे निकालना पड़ेगा, पूरे मंथ में जितना सेल हुआ है, जितना परचेस हुआ है, उसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर आपस में माइनस कीजिए, पता लगाइए खर्चे कितने। चाहे रेंट हो, सैलरी हो, बिल्स हो, चाहे किसी भी टाइप का खर्चा हो। ठीक है, तो उसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के ही, अब जैसे मेरा पूरे महीने का जो सेल है वो 30,000 रुपए है, इसको मैंने अलग से जोड़ दिया। मान लीजिए ऐसी एक परचेस बुक है। ठीक है, मान लीजिए परचेस है 1 अक्टूबर का जो परचेस है, ये परचेस बुक है मान लीजिए बच्चों। ठीक है, ठीक है, 1 अक्टूबर का जो परचेस है वो 6,000 का है। ठीक है, 10 अक्टूबर का जो परचेस है वो मान लीजिए 9,000 का है। ठीक है, 28 अक्टूबर का जो परचेस है बच्चों, मान लीजिए वो 5,000 रुपये का है। तो टोटल परचेस कितना हो गया बच्चों? सर टोटल परचेस जो हो गया वो 20,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? वो 20,000 रुपये हो गया सर। ठीक है, ये 20,000 रुपये हो गया। तो ये जो काम है हमारा, ये जो काम है हमारा, वो क्या है? ये हमारा काम है सम करने का, कि जो भी हो एंड ऑफ मंथ में उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी को समराइजिंग कहते हैं हम अपनी आम भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? वही आपका हो गया, इसका मतलब जोड़ना। ठीक है, एंड ऑफ मंथ पे, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो हमें जोड़ना है, जो बैलेंस है उन्हें जोड़ते चलिए। ए फॉर एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या करना है आपको? अभी इसी एग्जांपल पर वापस आ जाइए। अब देखिए, मैं आपको एनालाइजिंग का आपको फंडा समझा रहा हूँ। अब एनालाइजिंग में क्या करना है? ठीक है, मान लीजिए आपने सामान कितने का बेचा, आपकी सेल कितनी। मैं ज्यादा खर्चे नहीं ले रहा हूँ बच्चों, खर्चे बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ अभी परचेस ले रहा हूँ कि मान लीजिए परचेस हमारी कितने की है। तो सिर्फ मैं दो ही चीजों को ले रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए बच्चों, हमारा जो सामान है वो है 30,000 रुपए का। ठीक है, और हमने जो परचेस करी है वो करी है 20,000 रुपए की। तो हमारा जो मुनाफा होगा इस बीच में, वो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। ये जो काम होता है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, मुनाफा कैसे भैया? अगर हमने सर अगर पूरे मंथ में हमने 30,000 का सामान बेचा और 20,000 का खरीदा, तो इसका मतलब है कि हमने कितने रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया? 10,000 रुपए का। अब ये मुनाफा हम निकाल कब रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एंड ऑफ मंथ में। और ये कैसे पता चल रहा है? हम अपनी सेल में से परचेस को क्या कर दे रहे हैं सर? माइनस कर दे रहे हैं। ये काम होता है एनालाइजिंग करने का। क्या ये हर बिजनेसमैन करता है? बिल्कुल करता है। पूरे महीने का आपके अपने रेवेन्यू को एक तरफ लिख दीजिए, और जो खर्चे वगैरह की है उनको एक तरफ लिख दीजिए, माइनस करके आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये आसान शब्दों में बच्चों इतना ही समझाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एनालाइजिंग में क्या होता है? इसमें होता है डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये होता है। अगला होता है सी फोर, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब यूजर्स कौन होते हैं? देखिए, आपने मुनाफा निकाल लिया। मुनाफा निकाल के क्या आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के आप एक अकाउंटेंट आप घर निकल लोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपका अगला एक काम और बनता है कि आपने ये जो मुनाफा निकाला, ये आप अपने मैनेजमेंट को, अपने मालिक को सूचित करिए, बताइए, इंफॉर्मेशन दीजिए उनको
है ना? तो अब समझ में आ गया ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। इस एबीसी लिमिटेड ने इस एक बंदे को हायर किया, ठीक है। इस बंदे को हायर किया, ये एक प्रोफेशनली एक सीए था, इसको हायर किया और इसको बोला कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए और हमारे अकाउंट्स मैनेज कीजिए और हमें एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ ईयर में बताइए हमारा मुनाफा घाटा कितना है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये सीए है, ये कहेगा आप निश्चिंत रहिए, आपने हमें काम दिया है, मैं आपका सारा काम निपटा दूंगा, मैं आपको एंड ऑफ मंथ में, देखो इसका मोटिव क्या है, मोटिव मैं बताता हूँ ये क्या चाहते हैं। ये इसको इस बात इसे ये इनको सैलरी पे करेंगे, अच्छी खासी लाखों की सैलरी होगी, मोटी का पैकेज होगा इसका सालाना। इसका मोटिव क्या है, कंपनी को दो तीन बातें जाननी है, ठीक है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ये सीए को हायर करते वक्त बता देगी कि देखिए, आप ना हमें मुनाफा और घाटा बता दीजिए कि हमने पूरे साल भर में क्या कमाया और कितना नुकसान हुआ, ठीक है। और थोड़ी बहुत हमारी बैलेंस शीट वगैरह बता दीजिए। बैलेंस शीट में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसमें दो बातें हो जाती हैं। देखो, बैलेंस शीट में ये कहेगा कि एक तो हमारी एसेट्स बता दीजिए कि हमारी एसेट्स कितनी है, और एक हमारे सर पे बता दीजिए उधारी कितनी है। खैर, चीजें तो ये बहुत मैनेज करता है, काफी चीजें बताता है, पर अभी आप 11वीं के बच्चे हैं और अभी आप आए हैं, नन्हे मुन्ने राही हैं, तो अभी आप इतना समझिए जितना आपको एक बार में ही चीजें क्लियर हो जाए, धीरे धीरे करके नॉलेज बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो सीए आया है, इसका पहला पर्पस है कंपनी को मुनाफा और घाटा बताना, और दूसरा उसकी बैलेंस शीट बताना। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक तरह की ना फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? इट शो इट शो इट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब मैं आपको इसको आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे कैसे कहते हैं कि इस व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत मजबूत है, कि गाड़ी देखकर, बैंक बैलेंस देखकर, घर देखकर लोग बोलते हैं ना कि भाई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आदमी है, क्या स्टेटस है बंदे का। तो कहने का मतलब है उन बिजनेस को भी कहा जाता है जब कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, अगर उनके पास एसेट्स बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा एसेट्स होगी वो बिजनेस उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग कहलाएगा। तो हर एक बिजनेस चाहता है कि एंड ऑफ द ईयर, जब साल का अंत हो, ठीक है, एक जो सेशन होता है बच्चों, देखो अभी हम थोड़ा बात करेंगे, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, हम तो चलते हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है ना, न्यू ईयर मनाते हैं 31 दिसंबर पे, वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है बच्चों, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है कैलेंडर ईयर, ठीक है। कैसे चलता है वो? 1 जैन से एक 1 जैन से 31 दिसंबर, ठीक है। बट हम अपनी इस बिजनेस लाइन में, अकाउंटिंग लाइन में, हम इस ईयर को नहीं फॉलो करते। हमारे लिए होता है अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है? हमारे लिए होता है अकाउंटिंग ईयर, जिसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। कब से हो जाती है बच्चों? 1 अप्रैल से। और ये 31 मार्च को क्या हो जाता है? ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो हमारे इसकी शुरुआत हो जाती है 1 अप्रैल से, और ये 31 मार्च को क्या हो जाता है बच्चों? ये 31 मार्च को जाता है खत्म। तो क्या करती है कंपनियां, जानना चाहती हैं एंड ऑफ द ईयर में, 31 मार्च को, कि हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस में कितना कमाया, इस पूरे सेशन में 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना पैसा कमाया, कितना लॉस हुआ, तो वो बताना है। दूसरी चीज, हमें अपनी बैलेंस शीट बनवानी है, हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस चाहिए कि पूरे साल में कितनी हमारे सर पे उधारियां चढ़ी। इसको सबसे आसान भाषा में आप उधारी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी है, ठीक है, हमारे पास कितनी एसेट्स हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी है, हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी हैं, ठीक है बच्चों। हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी हैं। हमारा सीए कहेगा डोंट वरी, मैं सारा काम कर दूंगा, इस काम के लिए बस मुझे एक प्रोसेस फॉलो करना है, और वो है अकाउंटिंग। क्या फॉलो करना है? अकाउंटिंग। ये बता रहा है कि मैं इस अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं आपका ये सारा काम कर दूंगा, आपको मुनाफा जानना है वो बता दूंगा, आपको बैलेंस शीट बनवानी है मैं वो बना दूंगा, मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा। कंपनी कहेगी हमें भी तो बताओ प्रोसेस क्या है। वो कहेगा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, IMRCSA, मैं इसे फॉलो करता हूँ और चीजें अपने आप बन जाती हैं।
पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कौन से लेन देन लिखने हैं और कौन से लेन देन नहीं लिखने हैं। फिर मैं मेजर करता हूँ कि वो लेन देन कितने रुपए का था। मतलब पहले तो मुझे पहचानना होता है कि कौन से लेन देन मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें लिखूंगा। जो नहीं होंगे इस बिजनेस से जुड़े हुए उसे मैं नहीं लिखूंगा। मेजर करने का मतलब है फिर मैं देखूंगा उस लेन देन में कितना पैसा गया कितना आया वो लिखूंगा। रिकॉर्डिंग का मतलब फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। क्लासीफाई का मतलब है कि मैं हर खर्चे की अलग बनाऊंगा, रेंट पे किया अलग बुक बनाऊंगा, सैलरी का अलग बनाऊंगा, रेंट का बिजली इलेक्ट्रिसिटी का अलग बनाऊंगा, सेल का अलग बनाऊंगा, परचेस का अलग बनाऊंगा, अलग अलग इसलिए बनाऊंगा ताकि क्लियरिटी रहे माइंड के अंदर। फिर समराइजिंग का मतलब है फिर मैं चाहे महीने के हिसाब से एंड में फिर जोड़ूंगा भी। जोड़ना पड़ता है, मैंने बताया ना, बिना जोड़े कैसे पता लगाओगे कि पूरे ईयर का या पूरे महीने का सेल कितना है या पूरा परचेस कितना है। अपने अपने सेल में से जितने भी परचेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे माइनस करोगे ना, तो पहले जोड़ना भी तो पड़ता है। तो हम उसे जोड़ेंगे। एनालाइजिंग में क्या करेंगे, हम सेल में से जितना भी खर्चा वर्चा है हटा के जो मुनाफा आएगा वो निकालेंगे। हम मुनाफा निकालते हैं इसमें। और सी का मतलब कम्युनिकेटिंग। जब हमारा सारा काम हो जाएगा हम आपके पास आएंगे और जो जो आप रिपोर्ट मांगे हो, आपको मुनाफा घाटा चाहिए था, बैलेंस शीट चाहिए थी, हम आपको लाके दे देंगे। ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है। इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जो हम ये काम करते हैं, हमारा जो काम है, ठीक है, हम अपने काम को बोलते हैं। जो हम काम करेंगे आपके यहाँ आके वो अकाउंटिंग है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग हो जाता है। इस प्रोसेस बच्चों आपको समझ में आया ना कि कंपनी ने हायर किया, इसके काम को अकाउंटिंग कहते हैं। और बहुत परेशान हो रहे थे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। समझ में आ गया अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऐसे हर व्यक्ति अपने काम को एक किसी नाम से संबोधित करता है। ठीक है, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है वो मेडिकल सर्विस दे रहा है, मैं टीचर हूँ मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो हमारा अकाउंटिंग अकाउंटिंग कर रहा है। वो सीए वो अकाउंटिंग कर रहा है। उस प्रोसेस में वो बहुत सारे प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करेगा और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंपनी की मुनाफा और बैलेंस शीट बनाकर कंपनी को हैंड ओवर कर देगा। तो ये प्रोसेस है और हमें भी यही सीखना है। हमें ये सारे काम को सीखना है, हमको पूरा अकाउंटिंग का काम सीखना है, क्योंकि आगे चल के नन्हे मुन्ने राही जो हमारे 11वीं के हैं वो भी सीए बनेंगे, वो भी यही सारा काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने हमने सारे स्टेप सीख लिए अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी, और फिर बाद में उसकी सूचना हम किसी को दे देते हैं, आगे चलकर कंपनी को दे देते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे चलकर उसको कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। जो हमारा सीए काम करता है, जो अकाउंटिंग वो कर रहा है, जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा यहाँ पर पर्पस क्या है कंपनी में आने का, तुमको क्यों बुलाया गया है यहाँ पर, तो वो कहेगा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। पहले मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा कंपनी। कौन बोल रहा है? सीए बोल रहा है कि मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। मैं बात करता हूँ इसकी। मान लीजिए ये जो सीए है, ठीक है, वो जो अकाउंटिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरा जो पर्पस है वो है रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी लेन देन हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते चलना। नेक्स्ट, कंपनी को मुनाफा घाटा बताना निकाल कर। उसके बाद हमें कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, उसके लिए मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं कंपनी को एसेट और लायबिलिटी की जानकारी दूंगा। मतलब मैं कंपनी को बताऊंगा कि तुम्हारी एसेट्स कितनी है, तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है। इससे पता चल, पोजीशन का मतलब उससे कंपनी को पता चलेगा कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। जितनी ज्यादा एसेट्स होंगी, धारियां कम होंगी, उतनी पावरफुल कंपनी कहलाएगी। कहते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये 3 काम बताया सीए ने कि मैं अपने इस अकाउंटिंग प्रोसेस में ये सारे काम करने वाला हूं। मैं बता रहा है वो कि वो करने क्या वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? फैसिलिटेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को टाइम पर इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन का यूज करेगा और उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा आगे। तो मैनेजमेंट की सहायता, क्या सहायता, हम मैनेजमेंट की सहायता कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट की सहायता करने का आसान तरीका है, समय पर कंपनी के मुनाफे घाटे की जानकारी मैनेजमेंट को दे देना। मुनाफा हो रहा है तो मैनेजमेंट और प्रयास करेगा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। घाटा हो रहा है वो भी बता दो मैनेजमेंट को, ताकि उसको पता चल जाए कि कंपनी लॉस में चल रही है। लॉस में क्यों चल रही है, फिर वो इस चीज को सोचेंगे कि लॉस में क्यों चल रही है, वो आगे डिसीजन लेंगे। तो कहने का मतलब है हमारा काम है सही समय पर सूचना दे देना कंपनी को, उनको बता देना क्या मुनाफा क्या घाटा है, उस हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन ले लेता है। तो हम कर तो रहे हैं ना मैनेजमेंट की हेल्प। ठीक है, अगला है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। जो जो यूजर्स हैं, यूजर्स पहले तो मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद कंपनी का मालिक हो गया, कुछ बाहरी लोग भी होते हैं जिसमें बैंक हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। सब डिस्कस करेंगे, सब करेंगे। यूजर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जो इस बंदे से, कहाँ गया वो बंदा हमारा सीए, हमारा भाई कहाँ गया, इससे इंफॉर्मेशन मांगने की उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगा, जब ये मुनाफा घाटा निकालेगा, फिर ये हमें बताने आएगा।
तो ये किस किस को बताने जाएगा, तो वो यूजर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सूचना है किसको। पहले तो मैनेजमेंट और कंपनी याद, ऑनर याद रखिए। ऑनर और मैनेजमेंट, ये दो लोगों को पहले इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि कंपनी ने ही इसको हायर कर रखा है। तो इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी के ऑनर को और मैनेजमेंट को टाइम पर इन्फॉर्म करे, मुनाफे के रिगार्डिंग, लॉस के रिगार्डिंग, और एसेट्स वगैरह के रिगार्डिंग, बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, अकाउंटिंग के फायदे क्या है। अरे फायदे, अरे इतना सारा काम समझ तो लिया हमने, बहुत फायदा है। कंपनी को टाइम पर मुनाफा पता चल जा रहा है, बैलेंस शीट के बारे में पता चल रही है, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। और क्या लोगे भाई, आपने सीए हायर क्यों किया है, उसको बुलाया क्यों है, वो अकाउंटिंग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। देखो पहले, देखो एडवांटेज, अगर आप ऐसा एक बंदा हायर करते हो जो अकाउंटिंग करता है आपकी कंपनी में, तो इससे फायदा क्या होगा। एक तो आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन देगा और आप क्या ले पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा, क्या ले पाएगा बच्चों, मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा इसी चीज के बिहाफ पर। ठीक है, दूसरा, मुनाफा घाटा पता चल जाएगा आपको अपने बिजनेस का। अगर आप सीए हायर करते हो अकाउंटिंग के लिए, वो आपको मुनाफा घाटा बता देगा। ठीक है, वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा, आपकी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, आप रिप्लेस मेमोरी का मतलब है जितना पुराना रिकॉर्ड है, ओल्ड से ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर हमारे जो प्रोफेशनल बंदे हैं जो अकाउंटिंग करते हैं, ये सारी रिकॉर्ड को टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं। 10 साल पुराना किसी महीने की सेल जाननी होगी ना, आप बोल दो, वो लाके आपकी टेबल पर रख देगा कि लीजिए सर, 2010 के दिसंबर महीने में इतनी सेल हुई थी, ये रखिए। तो पुराने पुराने रिकॉर्ड को भी वो लाके दे देगा। आप एक बार मांग के देखो उससे। अगला क्या है, मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए हुआ क्या, देखिए, हमने सामान खरीदा, हमने सामान खरीदा, हमने पैसे दिए किसी को 5 लाख रुपए। ठीक है, हमने उसको पैसे दिए, और 3 महीने बाद वो बंदा कहता है कि आपने हमें पैसे नहीं दिए। हाँ, तो कंपनी के उसने केस कर दिया कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए, सामान खरीद लिया। तो कंपनी अपने अकाउंटेंट से बोलेगी कि हाँ भाई, ये इस बंदे से हमने इस समय पहले 3 महीने पहले सामान खरीदा था, क्या कोई रिकॉर्ड है उसका। वो कहेगा बिल्कुल रिकॉर्ड है, बिना कोई हर लेन देन का मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। बिना रिकॉर्ड मेंटेन के मैं लेन देन को क्या कहते हैं सही से लिखता ही नहीं हूँ। मैं हर किसी के एविडेंस अटैच करते चलता हूँ। आप बताइए क्या चाहिए। तो वो कह रहेगा, इस 3 महीने पहले एक हमने सामान खरीदा था, और सामने वाली पार्टी कह रही है कि हमने उसको पैसे नहीं दिए। तो वो कह रहा है आप निश्चिंत रहिए, कोर्ट के अंदर एविडेंस पेश कर दूंगा मैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उससे सामान खरीदने का और उसको पेमेंट करने का। तो कंपनी कभी फंसती है, अगर ना कंपनी कोर्ट वगैरह में फंसती है किसी ट्रांजेक्शन को लेकर या किसी लेन देन को लेकर, कोई डिस्प्यूट होता है, तो फटाक देनी हमारा अकाउंटेंट एविडेंस लेकर पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर। ये देखिए, हमने सामान लिया था, इस डेट पर पेमेंट हुई थी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का फायदा ये होगा कि कंपनी को सपोर्ट हो जाएगा, कल को कोई एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तो अकाउंटिंग दे देगा। फैसिलिटेट लोन्स, अगर आपको लोन चाहिए, लोन चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा। कंपनी बैंक में नहीं जाएगी, वो अपने सीए को भेज देगी, जा लोन लेकर आ बैंक से। तो हमारा ये जाएगा बैंक में, कहेगा लोन चाहिए कंपनी को, ये जाएगा बैंक के पास कि मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक कहेगा, चलिए आइए इसको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारा सीए है, ठीक है, ये हमारा सीए है, ठीक है, ये गया बैंक, ये गया हमारे, ये बैंक में गया, और ये बैंक से कह रहा है, ये बैंक है एसबीआई है, ये कह रहा है लोन चाहिए। ठीक है, लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए। बैंक कह रहा है बिल्कुल मिल जाएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो, कुछ हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, हम आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता दो, थोड़ा उसकी जानकारी दे दो, थोड़े बैलेंस शीट के बारे में बता दो हमें, हमें बताओ कंपनी का मुनाफा मुनाफा कितना है। ठीक है, आप कंपनी के मुनाफे के बारे में बता दो, थोड़ा बैलेंस शीट में बता दो, एसेट्स वगैरह कितनी है। क्योंकि आपको पता ही है जो बैंक होते हैं, वो सब कुछ देख कर, सब कुछ चेक करके कि कंपनी मुनाफे में है, अच्छी एसेट्स है, उस हिसाब से वो लोन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा पैसा कहीं डूबेगा नहीं। तो सीए अपने जितने रिकॉर्ड होगा वो जाके दे देगा, ये देखो इतना अच्छा मुनाफा कमा रही है कंपनी, इतनी अच्छी अच्छी एसेट्स हैं, आपको लोन देने में क्या हर्ज जाता है। तो एसबीआई कहेगा कोई हर्ज नहीं जाता, हम आपको तुरंत लोन दे देते हैं। ठीक है, तो ये लोन अप्रूव करवाने का भी काम करता है। तो बैंक, इसने बिजनेस के लिए क्या अप्रूव, क्या करवाया, लोन भी अप्रूव करवाया। ठीक है, सरकार को टैक्सेस वगैरह का जो, देखो ये देखो सरकार का क्या है, सरकार बिजनेस जितना कमा रहा है, ठीक है, उस पर टैक्स चार्ज कर रही है सरकार उससे, कि हाँ जी आप आपकी इतना मुनाफा हुआ, आप हमको इस हिसाब से लाकर क्या दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए। तो जब ये मुनाफा निकाल रहा है, जब ये बिजनेस का मुनाफा निकाल रहा है, तो साथ साथ में उस मुनाफे पे टैक्स भरने की जिम्मेदारी भी किसकी हो गई, किसी अकाउंटेंट की हो गई। ये जितना भी टैक्स वगैरह का सेटलमेंट होगा, निकाल के ले जाकर सरकार को सबमिट कर देगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के मुनाफे निकालना, कंपनी के अगर कंपनी पे कोई केस हो रहा है, एविडेंस की जरूरत है, वहां एविडेंस पेश करना, लोन दिलवाना, टैक्सेस पे करना, मुनाफा निकाल के जो टैक्स बनता है वो कंपनी को सरकार को पे करके आना, कितने सारे काम कर तो रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, मुनाफा निकाल दे रहा है, आपकी पोजीशन बता रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है। पोजीशन तो भाई बैलेंस शीट से ही पता चलती है, बैलेंस शीट बनाकर आपको देगा।
ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत काम कर रहा है आपके लिए। पुराने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है आपके लिए, वो कोर्ट में भी जाने को तैयार है, वो आपको लोन दिलवा रहा है, वो आपके टैक्सेस पे कर रहा है। कितना सारा भार लाद दिया बेचारे के ऊपर आपने। इतने सारे काम कर रहा है। ये हो गए अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। यानी अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल आदमी को हायर करते हैं, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल आदमी को हायर करते हैं जो अकाउंटिंग कर रहा है आपके बिजनेस में, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट। आगे क्या है? अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी होती है। जहाँ इतनी सारी हर चीज में अच्छाइयाँ, वहाँ थोड़ी बुराइयां भी मिल जाती हैं बच्चों। आओ जरा जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग हर चीज का फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बताता। ठीक है। समटाइम्स वी आल्सो मेक एस्टिमेट्स। कई बार क्या होता है, बिजनेस में अनुमान लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? अनुमान। कि हाँ ये चीज इतने की रही होगी। एस्टिमेट लगा दिया जाता है, और इस एस्टिमेट के चक्कर में कई बार कंपनियों को लॉस सफर करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, क्वालिटी एलिमेंट को ध्यान नहीं देता। मतलब ईमानदारी, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। या आपके जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत मेहनती हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं या स्टाफ हैं आपके, वो क्या है, बहुत मेहनत मेहनत वाले लोग हैं, बहुत मेहनती हैं। ठीक है, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार टाइप के लोग हैं वो सब। उससे फर्क नहीं पड़ता है अकाउंटिंग को। एक सीए रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ईमानदारी मेंटेन नहीं करता, कंपनी का मेहनती लोगों को मेंटेन नहीं करता। बट एक कंपनी के लिए सोचो, ईमानदारी, मेहनत, मेहनती स्टाफ कितना जरूरी है, एम्प्लॉइज मेहनती कितनी जरूरी है। डेडिकेटेड एम्प्लॉय बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। बट अकाउंटिंग में इन लोगों की कोई जगह नहीं है। ये बुराई कह सकते हो आप। ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। समय के साथ जो बदलाव आता है ना, जैसे मान लो कोई चीज हमने खरीदी, कोई एसेट्स खरीदी, अब इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई एसेट है, ठीक है, और वो 2014 में हमने उसको मान लो 2021 में खरीदा, और वो थी 4 लाख की। ठीक है। आज 2025 हो गया है। ठीक है, और आज उसकी कीमत हो गई है 7 लाख। कितनी लाख हो गई है? 7 लाख। अब अकाउंटिंग में प्रॉब्लम ये है कि हर साल ये एक ही रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा कि हमने एसेट्स थी, और हमने उस एसेट्स को कितने में खरीदा, हमने उस एसेट को 4 लाख रुपए में खरीदा। हमने उस एसेट्स को कितने में खरीदा? हमने उस एसेट को, ठीक है, हमने उस एसेट को 4 लाख रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा बच्चों? हमने उस एसेट को 4 लाख रुपए में खरीदा। एक मिनट रुको बच्चों, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। तो हमने उस एसेट को कितने लाख में खरीदा? 4 लाख रुपए। और हर साल एक ही प्राइस चलेगा, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। अरे भाई जमाना बीत गया यार, प्राइस बढ़ भी गया है उस एसेट का। जमीन खरीदी थी 4 लाख की, अब वो 7 लाख हो गई है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं बच्चों। 4 लाख की थी, तो कई समय के साथ प्राइस तो बदलो। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस लाइन में, इस अकाउंटिंग में, अगर कोई चीज खरीद ली गई ना उतने की, तो 10-10 साल तक वही प्राइस शो किए जा रहे हैं, उसको बदला नहीं जा रहा है। कई बार इसमें प्राइस जो बदलाव होता है, प्राइस समय के साथ जो कीमतों में बदलाव होता है, वो बदला नहीं जाता है, और ये गलती है। अब आप देख रहे हो 2025 में भी यार एक जमीन है, 4 लाख रुपए लिखा हुआ है इसके अंदर। अब सोचो एक जमाने में, अब फिर आपने देखा कि 2000 उसको 21 में खरीदा गया था, तब 4 लाख की थी। फिर आप वही सोच में पड़ जाओगे, यार उस जमाने में अगर 4 लाख की खरीदी गई थी, 4-5 साल तो बीत गया, अब तो जमीन की कीमत और बढ़ गई होगी, है ना? हर कोई जानना चाहता है कि जो हमारी एसेट्स है, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है। हमको पता रहना चाहिए क्या वैल्यू घटी है या बढ़ी है। अरे घटी है तो बेच के निपटाते हैं, क्या रखेंगे उसको करके। अगर बढ़ी है तो अच्छा है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है यार, कहाँ 4 लाख की खरीदी थी 7 लाख की हो गई, पता तो चलेगा, अपना स्टेटस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो बस यही है कि इसमें गलती है कि प्राइसेस बदलता नहीं समय पर। दूसरा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है भाई चोरी। मैं आम भाषा में इसको सिर्फ चोरी कहता हूँ। ठीक है ना? विंडो ड्रेसिंग का सीधा सा मतलब होता है चोरी। चोरी कैसे सर? चोरी कैसे? देखो, अकाउंट मैनेज यही करता है, अकाउंटेंट। ठीक है। अकाउंट मैनेज हमारा सीए करता है। तो खातों में छेड़छाड़ करना, अकाउंट में ज्यादा मुनाफा दिखाना, कम दिखाना, ये सब काम कर लेता है ये। वैसे कई बार ये चोरी खुद से भी कर लेता है, कई बार कंपनी के कहने पे भी करता है। कंपनियां बोलती हैं हाँ भाई ऐसा है कि टैक्स ज्यादा नहीं जाना चाहिए, टैक्स ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो ये कहता है ठीक है मैं मुनाफा ही कम कर देता हूँ। कम प्रॉफिट दिखाएंगे और उस सरकार को, तो टैक्स कम जाएगा। चोरी चाहे इसने करी या कंपनी के कहने पे करी, पर करी तो। हाथों में छेड़छाड़ क्या करना है? अरे भाई सेल कम कर दो, खर्चे बढ़ा दो। सेल कम कर दो, खर्चे बढ़ा दो, कहने का मतलब है सेल को क्या कर दो, सेल को डाउन कर दो, और एक्सपेंस को बढ़ा दो। ठीक है। सारे खर्चे को क्या कर दो, बढ़ा दो। सेल कम कर दो, खर्चे बढ़ा दो, है ना? सेल कम करते ही, खर्चे बढ़ाते ही जो मुनाफा है वो कम हो जाएगा। अच्छा हायर प्रॉफिट, ये तो खैर मैंने लोअर प्रॉफिट का बताया फंडा। अच्छा मुनाफे को ज्यादा क्यों दिखाया जाता है? आपको बैंक से लोन लेना है,
आपको बाहरी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने हैं। आपके बशर्ते कंपनी में हर साल 2 करोड़ का मुनाफा होता हो, आप उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दो 7-8 करोड़ का, इससे बाहरी इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो आपकी कंपनी में पैसा लगा देंगे। पर आपने झूठ करा कि नहीं करा? आपने यहाँ झूठ बोला कि नहीं? सर बिल्कुल झूठ बोला, हमने मुनाफा ज्यादा दिखाया ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके, हमने मुनाफा कम दिखाया ताकि हमें टैक्स कम भरना पड़े। तो ये ऐसे छेड़छाड़ खातों में चलते रहते हैं और ये करता रहता है अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो कभी अनुमान लगाएगा, कभी क्वालिटी एलिमेंट को इग्नोर करेगा, कभी प्राइस नहीं बदलेगा, कभी चोरी वगैरह की बातें आ जाती हैं इसमें। तो ये अकाउंटिंग के थोड़े दोष हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारी अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस हैं बच्चों, ठीक है। अब वो ब्रांचेस क्या हैं? सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। दीज आर नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपको 3 पढ़ने हैं, बाकी 2 नीचे लास्ट वाले उसमें नहीं है। तो चलो एक एक करके सारे ये ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब हमारी जैसे जो हम अब जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, मुनाफा निकाल रहे हैं, हम कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारा काम ना इस वाली ब्रांच में होता है। हमारा जो सीए होता है ना, वो इस ब्रांच में होता है, ठीक है। हम जो ये काम सीख रहे हैं, जो हमारा सीए है, जो ये भी सारा काम कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें मुनाफा निकालना, बैलेंस शीट बनाना, टाइम पर बताना मैनेजमेंट को, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह करना, वो हम इस ब्रांच के पार्ट हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी जो ब्रांच है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच है। मतलब कंपनी, अगर आप कंपनी के मुनाफा घाटा निकाल रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो आप समझ जाना कि कंपनी के आप इस ब्रांच में काम करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अच्छा, 2 ब्रांचेस और है कंपनी के, यहाँ पे भी क्या ज्वाइनिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। इसके लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होता है, एक इसके लिए भी एक बंदा होता है, ठीक है। वो होता है हमारा पीएमए होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। इसके लिए तो एचआर वगैरह होते हैं, सीएस वगैरह होती है, कंपनी सेक्रेटरी हो गई, ठीक है। तो वो इस ब्रांच में होती है, सब अपने अपने ब्रांच में काम कर रहे हैं और सब ब्रांचेस के अपने काम है। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ब्रांच के तो आप काम को समझ गया, पूरे अकाउंटिंग का पूरा, अगर जो समझता है बच्चा, जो सीए के पूरे काम को समझ गया, वो समझ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ब्रांच में होता क्या है। ये करता है क्या? ये कंपनी का मुनाफा निकालना, बैलेंस शीट वगैरह बनाना, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये तो चल रहा है। अब थोड़ा आगे की ब्रांच समझ लेंगे हम सब, ठीक है। आइए बच्चों देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको क्या बताया, सीए का काम क्या था? बिजनेस का मुनाफा और घाटा निकालना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, समय पर सूचना देना। यही तो पढ़ा हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच में भी। जितना हम पढ़ रहे थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है बेटा। हमारा जो सीए होता है वो इसी ब्रांच में काम करता है। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच। अब सर इस ब्रांच में क्या होता है? देखिए, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने का बना, डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और कितने का बेचा जाएगा। देखो, इस ब्रांच का 2 काम है। मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मान लो ये प्रोडक्ट ए है, ये कोई प्रोडक्ट है। इस ब्रांच में जो हमारा हेड है, जो हमारा प्रोफेशनल बंदा है, मैंने क्या नाम बताया उसका? सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। इसका काम क्या है? ये जो प्रोडक्ट कंपनी में बना, इसके बारे में कंपनी को 2 इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या देना? सबसे पहली इंफॉर्मेशन देना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना कितने में, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको आम भाषा में समझो। जैसे मान लीजिए कंपनी को बताया इसने कि भैया 5,000 में तुम्हारा प्रोडक्ट बना, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना प्रॉफिट कंपनी का, ठीक है। मान लीजिए 2,000 कंपनी का प्रॉफिट इसने ऐड किया, तो ये बता रहा है कि हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे 7,000 रुपए में। अब आपको कितना आसान लग रहा है बच्चों देखने में कि सर कितना आसान काम करता होगा ये? 5,000 का कॉस्ट निकाल दिया, 2 का मुनाफा जोड़ दिया, 7,000 में बेचने को कह रहा है। बेटा, कॉस्ट निकालने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस हैं, बहुत कुछ एक्सपेंस होता है, बहुत सारे ओवरहेड्स वगैरह होते हैं, तब जाके कॉस्ट पता चलती है। मार्जिन सेट करने से पहले भी हमें समझना पड़ता है कि कितने डिविडेंड बांटने हैं, है ना, कहाँ कहाँ पैसा और ये बटेगा, ठीक है ना, कितना रिजर्व मेंटेन करना है, ठीक है। तो मुनाफा भी अटैच करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद कितना हम उसको जोड़ जाड़ के फिर हम सेलिंग प्राइस तय करते हैं। इसमें बहुत कुछ है, इसमें सारी कॉस्ट कवर करनी है, सारे खर्चे निकालने हैं, जितने खर्चे हो रहे हैं, जितनी कॉस्ट हो रही है, सब रिकवर करना है हमको इसी 7,000 रुपए में। काम बहुत डिफिकल्ट टास्क का है, इतना आसान मत समझो। अभी बस एक नॉर्मल भाषा में समझो, इसका काम है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसका प्राइस बताना कि वो कितने में बना और कितने में बिकेगा। ये बताता है कंपनी को कि इस प्रोडक्ट को इतने में बनाओ और इतने में बेच दो। समझ में आ गया इस ब्रांच का काम बच्चों? इसे कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नाम से ही लग रहा है कंपनी को मैनेज करना, ठीक है। इट इज द दैट ब्रांच ऑफ अकाउंट विच इज कंसर्न विद द जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, इस ब्रांच का काम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करना,
एज इट इनेबल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब सुनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच ने मुनाफा बता दिया। बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इस ब्रांच ने मुनाफा बता दिया, इसने प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्राइस बता दिया। इन दोनों से ये ब्रांच सारी डिटेल ले लेगी और फिर एक समरी बना लेगी अपने पास कि हाँ, इस साल हमारा प्रोडक्ट इतने का था, इतने का बिका, इतना मुनाफा, इतना घाटा, इतनी बैलेंस शीट। ये ये ब्रांच ना कंपनी मैनेज कर रही है, पूरे बिजनेस को मैनेज कर रही है। तो इस ब्रांच के लोग ये दोनों ब्रांचेस अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसको लाके दे देंगे? इस ब्रांच को। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम है पूरी कंपनी को मैनेज करना। तो सारा इंफॉर्मेशन, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच का हो, सब इसके पास आ जाता है इकट्ठा होकर। और फिर ये उसी हिसाब से आगे डिसीजन लेता है कि आगे हमें बिजनेस को और कैसे ग्रो करना है। समझ में आ गया इस ब्रांच का काम बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, हम अब किस पे बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं, एक बुक कीपिंग हो गया और आपका एक अकाउंटिंग हो गया। ठीक है बच्चों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के काम को समझते हैं कि होता क्या है इस काम में। ठीक है, हमारे दो प्रोफेशनल लोग होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका एक जिक्र किया था सीए का। ठीक है, सीए होता है। सीए से पहले भी ना एक प्रोफेशनल आदमी होता है जिसको मैं अपनी आम भाषा में बुक कीपर कहता हूं बच्चों। अब खैर ये जो बुक कीपर होता है, ये सीए जितना पढ़ा लिखा तो नहीं है, बहुत छोटे मोटी अकाउंटिंग वगैरह का कोर्स करके बेचारा आया है। ठीक है ना, ये कोर्स वगैरह कर कर आया है, थोड़ी बहुत टैली वैली की नॉलेज है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो ये इस काम को संभाल ले रहा है। मतलब सर कोई एक फंदा और है जो इससे पहले अपना टास्क प्ले करता है? बिल्कुल। अब जरा सर इसके टास्क को बताइए, करता क्या है फिर ये? क्योंकि सारे प्रोसेस में तो आपने सीए का नाम ले लिया कि इस ट्रांजेक्शन को पहचानने से लेकर, उसको रिकॉर्ड करने से लेकर, क्लासिफाई करने से लेकर, समराइज करने से लेकर, एनालाइज करने से लेकर, इंटरप्रेट करने, तो सारा काम तो ये कर लेगा सर। फिर ये क्या करता होगा? समझाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। बुक कीपिंग इज इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। देखो IMR, सुनना क्या क्या था? IMRCSAC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ठीक है, एक मिनट। एस एस आपका हो गया, ये समराइजिंग हो गया बच्चों। ठीक है, एस फॉर समराइजिंग हो गया, और ए फॉर एनालाइजिंग और सी फॉर कम्युनिकेटिंग हो गया, इस सूचना देना आगे। आई तो यहाँ आ गया, आप देख रहे हो ना, आप देखते चलना। आई यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, मेजरमेंट यहाँ आ गया, रिकॉर्डिंग यहाँ आ गया, क्लासिफाइंग यहाँ आ गया। मतलब सर ये चार काम ये करता है? हाँ जी, क्योंकि हमारा सीए इतना नल्ला नहीं है कि इन छोटे छोटे कामों को करे। पहचानने का काम, रुपए लिखने का काम, रिकॉर्डिंग का काम। रिकॉर्डिंग वही आपकी जर्नल हो गई मेरे प्यारे बच्चों, इसे मैं जर्नल बोलता हूँ, आप भी बोलो जर्नल। क्लासिफाइंग का मतलब लेजर बनाना, वही हर खर्चे और कमाई की अलग अलग किताब, बुक्स तैयार करें जैसे आप अपने सब्जेक्ट की करते हो। तो ये सारे काम हमारा बुक कीपर करता है। यस, ये छोटे काम है, ये डेटा एंट्री का काम है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। थोड़ी छोटी मोटी ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेंड हो जाता है। आगे के जो 3 स्टेप हैं, समराइज, एनालाइज और कम्युनिकेटिंग, वो हमारा वो देख लेता है। ठीक है, तो देखो, समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग। सर समराइजिंग, एस फॉर समराइजिंग और सी फॉर कम्युनिकेटिंग। ये ए को आपने आई कहाँ बना दिया सर? अरे एनालाइजिंग बोलो या इंटरप्रेटिंग बोलो या इंटरप्रिटेशन बोलो। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज बहुत होते हो बच्चों। ये एनालाइजिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, जोड़ने का काम, मुनाफा घाटा निकालना, आगे बताने का काम, ये हमारा सी है। समझ? तो बच्चे कहेंगे सर कहाँ 4 काम, कहाँ 3 काम, क्यों दे रहे हो उसको 1 लाख सैलरी? इसको दो ना बेचारे को 1 लाख सैलरी। अरे भाई ये काम कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं है, ये रूटीन नेचर का काम है, वो आसानी से हो जाता है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, जोड़ लगाना पड़ता है, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाकर होता है। धीरे धीरे आप सीखोगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये 3 काम इसके हाथ में आ गए। 7 वर्क्स में से 4 वर्क तो ये कर रहा है और 3 हमारा ये अकाउंटिंग में कर रहा है। 7 स्टेप में से 4 इसके पास गए, 3 इसके पास आ गए। तो आपको समझ में आया होगा कि ये होता है जूनियर हमारा और पहले और सबसे बड़ी बात है, जब तक ये जूनियर काम नहीं निपटाएगा और जब तक काम निपटा के बुक्स हैंडओवर नहीं करेगा, सीए अपना काम नहीं कर पाएगा। तो सीए हड़का के रखता है इसको, ए अपना काम टाइम टू टाइम करता रहियो, और जो बुक्स वगैरह बनती जाए वो लाके मुझे दे दियो, क्योंकि तेरी बुक्स वगैरह जो तू क्लासिफाइंग में ये जो बुक्स बनाएगा ना, उन्हीं बुक्स को जोड़ जाड़ के मैं मुनाफा निकालूंगा। तो हर अपने काम को, अपने टास्क को बहुत अच्छे से प्ले करियो। ये इसकी गाइडेंस में काम करता है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? ये प्रोसेस जो होता है बुक कीपिंग का, वो बुक कीपर करता है, अकाउंटिंग हमारा सीए करता है। आप
आप इसे अकाउंटेंट भी कह सकते हो, ये काम अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। जो सीए नहीं होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं कि हाफ सीए कह सकते हो ना, हाफ हाफ सीए कह सकते हो। सीए का जैसे पूरा काम जानते हैं, कई बार तो सीए से ज्यादा नॉलेज जानते हैं भाई ये। तो इनकी भी रिस्पेक्ट है मार्केट में, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा। देखो नॉलेज का ही पैसा है, कहने का मतलब ये। आप डिग्री लेकर बैठ गए, आपको काम नहीं आता, आप सीए भी बन गए, कोई दिक्कत नहीं, आप उतना अच्छा नहीं कमा पाओगे, आपसे ज्यादा अकाउंटेंट कमा लेगा। तो नॉलेज ही जरूरी है। और बाकी भाई देखो, कहने का मतलब है, उसके सिग्नेचर की तो अपनी ही वैल्यू है ना। अगले ने भी पढ़ाई कर रखी है, नॉलेज की कमी थोड़ी होगी। हाँ, इसे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये शुरू से ट्रेनिंग ही लेते हैं। जो बच्चे मतलब लाइक तैयारी नहीं करते, सिर्फ किसी के अंडर में काम करते करते बहुत सीख जाते हैं। बट सीए है तो लीजेंड ही है ना, अपने साइन का पैसा लेगा भाई वो। 5 साल जो रगड़ के इतनी मेहनत करी है ना, वो उसी साइन के लिए करी है, ठीक है ना। अब आइए जो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बात करते हैं अगले स्टेजेस की। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज का काम है, पहला काम इसका। फिर अकाउंटेंट बाद में काम करता है, सेकेंडरी स्टेज का है। नेचर ऑफ जॉब, हमारा जो बुक कीपर है वो डेली काम करता है, रूटीन नेचर का, डेली डेली ट्रांजैक्शन हो रही है, डेली रिकॉर्ड करेगा। मैंने बताया ना, वो एक तरह का डेटा एंट्री का काम है, ये वही कर सकता है। ये एक एनालिटिकल नेचर है। ये जब मुनाफा निकालना होगा ना, तो हमारा जो अकाउंटेंट है, हमारा जो सीए है, वो उसको कब करेगा, एज पर डिमांड ऑफ कंपनी। कंपनी बोले कि हमको मुनाफा बताओ, फिर चाहे वो कंपनी एंड ऑफ द ईयर में बोले या 3 महीने बाद ही बोल दे कि जरा हम 3 महीने बाद जानना चाहते हैं हमारी कंपनी का मुनाफा नाफा कितना, जरा निकाल के बताना। तो अकॉर्डिंग जब जब डिमांड आएगी, वो उस हिसाब से मुनाफा घाटा निकालता रहता है। यानी डेली काम नहीं करता वो ये सब चीजों के। स्टाफ, ये जूनियर स्टाफ होता है और ये हमारा सीनियर स्टाफ होता है। स्पेशल स्किल्स, इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, ये एक टैली वर्क है, थोड़ी बहुत स्किल्स की जरूरत होती है, काम हो जाता है। इसके लिए भाई बहुत स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। इसलिए हमारे जो अकाउंटिंग का काम होता है, हमारा जो अकाउंटिंग का काम है, ये वाला जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसलिए इसको एक प्रोफेशनल से करवाया जाता है, ठीक है। इस काम को हम किससे करवाते हैं, हम किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं इस काम को। चलिए, ये एग्जाम में बच्चों, ये एग्जाम में 3 नंबर के अंदर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में जरूर करके जाना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये आएगा। अगला है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है, एंड अकाउंटिंग। जो बुक कीपर ने काम किया, जो अकाउंटेंट ने काम किया, हमारे हमारे जो सीए ने काम किया, इस पूरे प्रोसेस में इन दोनों के कुछ टास्क बुक कीपर कर रहा है, कुछ हमारा सीए कर रहा है, दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। उसने बुक कीपिंग करी, इसने अकाउंटिंग करी, फाइनली काम इसका ही देखा जाएगा। जो ये अपना टास्क प्ले करता है, अपने सारे को काम करने के बाद ये कुछ बुक्स बनाता है। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, ये बैलेंस शीट बनाएगा। ये एक, मैंने आपको 2 बुक्स बताया कि हमारा जो सीए है वो 2 बुक्स बनाता है, ठीक है ना। कौन सी बच्चों, वो 2 बुक्स कौन सी थी? सर वो आपने 2 बुक्स बताई थी अभी अभी, एक तो मुनाफा प्रॉफिट लॉस बताता है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस बना निकालने के लिए भी ना वो एक प्रॉपर एक बुक बनाता है। ऐसा नहीं है कि बस कहीं कॉपी के साइड में जाकर मुनाफा घटा निकाल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी एक अकाउंट तैयार करता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसमें ही मुनाफा पता करा जाता है, इसी में ही निकाला जाता है बच्चों मुनाफा वगैरह, कि क्या मुनाफा कंपनी का है, क्या लॉस रहा, ठीक है। और बैलेंस शीट तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा रिकॉर्ड रखता है वो। एक बुक और बनाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। खैर मैं अभी एग्जांपल्स के लिए 2-3 बता रहा हूँ, है बहुत सारी चीजें, बट अभी इतना ही समझो कि ये 2-3 खाते हैं, ये 2-3 बुक्स हैं जो हमारे इस प्रोफेशनल द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये नहीं तैयार करता बुक कीपर। बुक कीपर का काम होता है लेजर बना देना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना और लेजर तैयार कर देना, ठीक है। और सारा जो बुक है वो इसको हैंड ओवर कर देना। फिर उस बुक की हेल्प से ये अपने आगे के काम को स्टार्ट करता है, जिसमें आगे चलकर ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करेगा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। और ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी 3 ब्रांचेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच है, और लास्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांच है। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी ब्रांचेस से इन्फॉर्मेशन मंगाती है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच में वो सीईओ को फोन करती है कि हाँ जी आपका काम हो गया है ना, अब एक काम करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके हमें दे दो। अब सुनना बात को बहुत ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके दे दो, यानी समझ गया कि मेरे से ये 2-3 जो बुक्स हैं ये मांगी जा रही है मेरे से, मुझे यही 3 लेके जानी है। तो यानी इन्हीं तीनों को हम अपनी आम भाषा में क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं बच्चों। एक ऐसी स्टेटमेंट जहां मुनाफा पता चलता हो, एक ऐसी स्टेटमेंट जहां एसेट्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती हो, एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर अच्छा कैश फ्लो भी समझ लो, कितना कैश आया और कितना कैश गया, ठीक है। ये 2 इन्फॉर्मेशन देता है ये बुक्स, कितना पैसा आया, पैसा आया, कितना पैसा गया,
ठीक है, कितना पैसा गया, कितना आया और कितना गया, ये दो चीज की इन्फॉर्मेशन देती है ये बुक। तो मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। और आगे चल के हम चीजों को बहुत बारीकी में सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 3 बुक्स बनाई जाती हैं इसके द्वारा। मतलब जब वो अपनी चारों बुक्स मेंटेन कर लेता है, बुक कीपर का मैंने आपको बताया था, वो 4 बुक्स बना रहा है, फिर ये आगे अपने 3 काम ये अपना देख रहा है, इसके 3 कामों में एक काम था एनालाइजिंग वाला। कम्युनिकेटिंग में तो बताना हो गया उसको, ठीक है। एनालाइजिंग वाला जिसमें प्रॉफिट लॉस निकालता है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करता है, या आगे की जो बुक्स होती हैं वो मेंटेन करता है। ये सारा काम वो अपने इसी काम में इसी प्रोसेस में वो डन करता है। जो मैं बताया था ना ये शायद ये जैसे 3 काम इसके थे, तो शायद ये 5वें नंबर का काम था। 4 यहाँ हो गए, 5 ये 6ठे नंबर का वक्त था इसका। किसका था? ये 6 नंबर का वक्त था, ठीक है। तो अब थक गया बच्चों, ठीक है। जो लास्ट का SAC था, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग, तो समराइजिंग में जोड़ना हुआ वो ये कर लेगा। एनालाइजिंग के पार्ट में ये बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 बुक्स प्रिपेयर करता है कौन? हमारा ये प्रोफेशनल बंदा, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो मैनेजमेंट था, जो मैनेजमेंट ब्रांच थी, वो हमारे CA से बोलेगी जरा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके दो, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी? वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? मुनाफे की इन्फॉर्मेशन, एसेट्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, कितना पैसा आया, कितने पैसा गया, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इन बुक्स में भरी पड़ी है। इन बुक्स को फाइनेंशियल, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो बुक्स हैं इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और इन बुक्स से जो जानकारी मिल रही है उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब इन सभी बुक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और इनसे जो जानकारियां निकल रही है, जो सूचनाएं आ रही है, कैसी सूचनाएं आ रही है? मुनाफे की, एसेट्स की, लायबिलिटी की, कैश के आने जाने की, ये जो जानकारी है इसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या है? इंफॉर्मेशन के क्या क्वालिटी कैरेक्टर होते हैं। देखो, एक अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमारे CA द्वारा जितनी भी वो बुक्स बनाई गई और जो उसमें से इंफॉर्मेशन निकली, उस इंफॉर्मेशन में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चों, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास कर सके। क्या कर सके? मस्ट बी रिलायबल। वो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी हो कि मैनेजमेंट देखते पहचान ले क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है बंदे ने, बहुत विश्वसनीय है। मतलब विश्वास करे मैनेजमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन पे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन पहली बात तो विश्वास लायक होनी चाहिए। ज्यादा अकाउंट वगैरह मैनिपुलेट करोगे तो विश्वास करेगा मैनेजमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन का? वो कहेगा यार फ्रॉड यार लग रहा है, देखने में ही अकाउंट भी लगता है फ्रॉड में छेड़छाड़ कर रखी है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी ऑब्वियसली क्या होंगी? खराबी होंगी। जो बंदा अकाउंट मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन वो लेकर आएगा वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है अकाउंटेंट की जो इन्फॉर्मेशन हो वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। रिलीवेंस मतलब होता है कि मैनेजमेंट मंगा रहा है डिसीजन के लिए, अगर वो मेरे डिसीजन में ही हेल्प नहीं कर पाएगी वो इन्फॉर्मेशन, तो क्या फायदा उस इन्फॉर्मेशन का? तो रिलीवेंस का मतलब वो मेरे को हेल्प करे मेरे डिसीजन मेकिंग में। किसके? मैनेजमेंट के। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो काम लायक होनी चाहिए जानकारी, काम लायक जानकारी हो, काम लायक जानकारी हो, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन काम लायक हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, कंपेयर। उस जानकारी को हम पिछले साल के रिकॉर्ड से क्या कर सके? कंपेयर कर सके। द कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर, यूजर मतलब कौन? यूजर मालिक भी हो सकता है, ऑनर हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट हो सकता है। अभी मैं आपको मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादातर मैनेजमेंट ही कंपनी संभालता है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसको पिछले साल से कंपेयर कर सके, इस प्रकार की आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरे साल से पिछले साल से उसे कंपेयर कर सके मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन ऐसे बनाना, और आसानी से समझ में आ जाए, देखते ही समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहती है। आप जब तीनों बुक्स लेकर आओगे तो उसको पढ़ के ही समझ में आ जाए, इतना मुनाफा, इतनी एसेट्स, इतनी लायबिलिटी, इतना पैसा गया, इतना आया। इन्फॉर्मेशन देखते ही क्लियर हो जाए माइंड के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द मैनर, आपको जानकारी इस तरीके से देनी है कि जो यूजर है वो देखते ही समझ जाए अकाउंट में कि क्या कहना चाहता है बुक्स, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। चलिए बच्चों, याद रखना ये भी एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या, पहली बात तो विश्वास लायक हो और हमारे काम की जानकारी हो, ठीक है। उसे हम कंपेयर कर सकें, उसे हम आसानी से समझ सके, देखते ही समझ जाए, ठीक है। अगला, मैंने कहा था ना यूजर्स पढ़ाऊंगा अभी मैं, बहुत कम। 2 यूजर्स तो आपने रेड कर लिए, एक ऑनर पढ़ लिया और एक मैनेजमेंट पढ़ लिया। जो हमारा CA इन्फॉर्मेशन रेडी करता है, उस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मालिक मांगता है, अरे बिजनेस चला रहा है और वो नहीं मांगेगा। और दूसरा हमें मैनेजमेंट को देनी होती है, मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, इतने सारे डिसीजन ले तो रहा है मैनेजमेंट बैठ के। तो सबसे पहले इंटरनल यूजर्स में 2 लोग आते हैं, सबसे पहले जो इंटरनल यूजर में आते हैं वो 2 लोग,
मैं नाम लिख देता हूँ दोनों लोगों के। सबसे पहला जो आता है वो होता है ऑनर, फिर मैनेजमेंट। पहला आता है ऑनर, फिर आता है मैनेजमेंट। ठीक है, पहला आता है ऑनर, दूसरा आता है मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो लोग आते हैं बच्चों। अब देखते हैं दोनों लोगों के पर। ऑनर को क्यों चाहिए जानकारी? उसका बिजनेस है, उसे जानना है कितना मुनाफा कितना घाटा हुआ बिजनेस के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? क्योंकि वो डिसीजन लेगा, हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट। आगे वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लागत बढ़ रही होगी घटाने की कोशिश करेगा, सारे डिसीजन देगा मैनेजमेंट। ये हमारी मैनेजमेंट टीम बैठी है, ये डिसीजन लेगी आगे चलकर, ये हमारा मालिक है। अरे इसकी आंखें किधर गई यार, इसकी आंखें बनाऊंगा आज पहले मैं, पहले तो सारा काम छोड़ो, पहले तो भाई की आईज नहीं है यार। ठीक है यार, ये तो राक्षस लग गया देखने में। चलो कोई नहीं, काम चलते रहना चाहिए, मालिक है ना, डरावना लग रहा है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट हो गया। आगे अब कुछ बाहरी लोग भी होते हैं, एम्प्लॉइज। अरे रे दादा, तो गलत हुई गवा भैया। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज होते हैं प्यारे बच्चों। इन्हें क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? ये क्या करेंगे, इन्हें कौन से डिसीजन लेने हैं? भाई कंपनी में काम कर रहे हैं, दिवाली आ रही है, कहीं में 21 तारीख को आ रही है, बोनस मांगेंगे, सैलरी मांगेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया कि इस सेशन में अच्छा मुनाफा कमाया कंपनी ने, दबाकर पैसा कमाया है, तो ये भी कहेंगे भाई दो चार बूंदे हम पे भी छिड़क दो, थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, थोड़े बोनस दे दो हमें। तो एम्प्लॉइज को भी भाई, काम तो वही कर रहा है भाई, इसी के इन्हीं के दम पे चल रहा है बिजनेस, तो इन्हें भी थोड़ा बोनस और सैलरी देना बनता है ना। हाँ, तो इनको ये मांग लेते हैं, ये देखते हैं, फिर उस हिसाब से डिमांड करते हैं कि सर प्लीज सैलरी बढ़ा दीजिए, इतना इतना अच्छा कमा रही है कंपनी। अगला है हमारे बैंक्स हैं। ठीक है, हमारे अगले क्या हो गए, बैंक्स। बैंक्स आपको लोन देंगे, पर लोन देने से पहले आपकी एसेट्स और आपके मुनाफे की जानकारी लेंगे, अच्छा लगेगा तभी लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर बिना आपके स्टेटमेंट को देखे वो आपके बिजनेस में पैसा ही नहीं लगाएगा, वो पैसा ही नहीं लगाएगा जब तक वो अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं हो जाता कि आप अच्छा कमाते हो, आपकी एसेट्स अच्छी हैं। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टर हैव इन्वेस्ट, इन्वेस्ट में नहीं होता बच्चों, मनी होता है। क्या होता है? मनी, मनी इन द बिजनेस। वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो वो पैसा लगा रहा है, तो पैसा लगाते वक्त वो कोशिश यही करेगा, वो कोशिश क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कोशिश करेगा कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा हो, आपके बिजनेस का मुनाफा अच्छा हो। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा आपके बिजनेस की, तभी वो पैसा बिजनेस में लगाएगा। अगला क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जो आपको कच्चा माल सप्लाई करते हैं, वो आपकी बस एक ही चीज की चेक करेंगे, वो है क्रेडिट वर्थनेस। क्या बच्चों? क्रेडिट वर्थनेस। कि आप देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दो चीजें होती है, मैंने आपको क्या बताया, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको इस चीज को। देखो देखो, बैलेंस शीट जो होती है में एक होती है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटी। ठीक है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। इस लायबिलिटी में ही कुछ पुराने क्रेडिटर होंगे जिनको कंपनी ने समय पर पैसा दिया होगा, नहीं दिया होगा, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहीं से पहचान जाएगा ये कि जो पुराने क्रेडिटर रहे हैं उनको कंपनी ने समय पर पैसा दिया था या नहीं दिया था। अगर उनको ही नहीं दिया होगा तो क्या हमें खाक दे देंगी? ये अपनी क्रेडिट वर्थ, ये नहीं कि कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस चेक करते हैं कि कंपनी पेमेंट में कितनी पंचुअल है, तभी जाकर ये कच्चा माल उधार देने को तैयार होंगे। तो इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी कंपनी की। ठीक है, सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार टैक्स सेटल करती है, सरकार आपसे टैक्स मांग रही है। आपने एक मुनाफा निकाला, आपके सीए ने मुनाफा निकाला, उस पर टैक्स भर दिया। अब सरकार को आपने मुनाफा टैक्स भर दिया, सरकार को क्या पता आपने टैक्स सही भरा कि नहीं भरा, आपने जो मुनाफा दिखाया वो सही था। सरकार आपके रिकॉर्ड मांग सकती है, सरकार कहेगी रिकॉर्ड लाओ, हमें रिकॉर्ड चेक करने हैं भाई, हम देखना चाहते हैं जो मुनाफा घाटा निकाला गया है बिजनेस में वो सही से निकाला गया है नहीं निकाला है, आपका सीए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हायर इसलिए किए जाते हैं ताकि कंपनी का टैक्स बचा सके। सरकार जानती है इस बात को भली भांति, इसे सरकार रिकॉर्ड मंगवा लेती है। इसलिए सरकार भी कई बार आपके रिकॉर्ड मांगेगी, फिर पब्लिक मांगेगी। पब्लिक को क्या सर क्या करना है? अरे पब्लिक तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांगेगी, तुमको तुम्हारे मुनाफे एसेट से जानकारी नहीं है, वो तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन मांगेंगी कि आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की के रिगार्डिंग जो क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दो। उनको इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। रिसर्चर जो होते हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर गया, पिछले 3 सालों में बूम कर गया बिजनेस, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने लगाई, वो आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, वो आप पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये सारे लोग हो गए बच्चों, आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लेना। एम्प्लॉइज, बैंक्स, थोड़ी ये तो आपके इंटरनल में आ गए, आपके ऑनर, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में आपके कौन कौन आ गए बच्चों? आपकी गवर्नमेंट, पब्लिक, और साथ में पिछले एम्प्लॉइज, बैंक्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है बच्चों, ये आपके एक्सटर्नल हो गए।
अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी है, लास्ट दो टॉपिक रह गए, फटाफट खींच देते हैं। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक एक्शन है और एक प्रोसेस है, और एक एक्शन और प्रोसेस है, मतलब IMRCSAC इतने सारे स्टेप तो हैं, इतने सारे स्टेप है तो सही। बस वो बात अलग है कि कुछ प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं, कुछ प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए बुक कीपर हायर होता है। ठीक है, इसके लिए बुक कीपर हायर होता है, उसके लिए सीए हायर होता है। अकाउंटिंग 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 इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। मैं भी अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी में नहीं टच कर रहा बच्चों। अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग का प्रोसेस समझाया, वो सारा जो काम मैंने बताया ना स्टेप वाइज करते रहना, इन्हीं स्टेप से प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कैश फ्लो ही बनते हैं। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही थी ना, वो इन्हीं के थ्रू बनती है बच्चों, इसी प्रोसेस में बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस में बनती है। ठीक है, अब सुनना, अकाउंटिंग जो है उस अकाउंटेंसी का पार्ट है, एक पार्ट है, एक सिर्फ पार्ट है। यानी सर ऐसा लग रहा है देखने में कि अकाउंटेंसी कुछ बड़ी चीज है ना। यस, अकाउंटेंसी के बारे में क्या बताइए सर। अकाउंटेंसी क्या है? ज्ञान का भंडार। क्या है? ज्ञान का भंडार। अकाउंटिंग एक वर्क है, करना कैसे है, कैसे किया जाएगा वो ये बताएगा। ये एक वर्क हुआ, ये काम हुआ, इस काम की नॉलेज यहां है, इस काम का ज्ञान यहां है। पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर काम को करो। ये सारे प्रोसेस का निचोड़ यहां पड़ा हुआ है। तो ये नॉलेज है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बताती है कि करनी कैसे है अकाउंटिंग आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया। इट्स ए हायर अथॉरिटी जो नॉलेज देती है, किसी क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या रेगुलेशन फॉलो करनी है, क्या स्टेप पहले लगेगा, क्या बाद में लगेगा, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, सब कहाँ पता चलेगा। कहाँ हमारे बुक कीपर और सीए जाएंगे इस बात को समझने के लिए? अकाउंटेंसी के पास। ठीक है बच्चों, देखो एक डबल एंट्री सिस्टम होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जब हर कोई लेन देन होता है ना, तो उसका एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है हर लेन देन का। जैसे मैंने आपको यूपीआई किया, जब आप यूपीआई करते हो, आपके पास एक मैसेज आता है कटते हुए पैसे का, डेबिट इतने रुपए, और जिसके खाते में पैसा गया उसमें आता है क्रेडिट इतने रुपए। मैं अभी एक छोटी से बता रहा हूँ, पूरा समझने के लिए हमें और आगे डिस्कस करना होगा। समझिए, मैंने किसी को पैसे भेजे, मेरे खाते से तुरंत मैसेज आता है कितने रुपए कट गए, और सामने वाले के खाते में पहुंच जाता है मैसेज कि इतने रुपए क्रेडिट हो गए। तो यहाँ डेबिट उधर क्रेडिट। समझो, ये एक लेन देन में हमारे पास एक मैसेज आ रहा है डेबिट का, और सामने वाले पे जा रहा है क्रेडिट का। तो इस टाइप की अकाउंटिंग जो होती है वो डबल एंट्री होती है। जब बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है तो उसे डबल एंट्री कहते हैं। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है इसे कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब हम डबल एंट्री मेंटेन करते हैं ना, तो हम डेबिट पक्ष जो पैसे कटे, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, और क्रेडिट पक्ष जो पैसे आए, ठीक है, दोनों लिखते हैं। तो ज्यादातर इस सिस्टम को कहते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सच वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, हर लेन देन का ना एक डेबिट पक्ष होता है और एक हमारा होता है क्रेडिट। हर लेन देन में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। आने वाली क्लासेस में हम डेबिट और क्रेडिट को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको एक यूपीआई के एग्जांपल से बताया, जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमारे डेबिट आ जाता है और सामने वाले पे क्रेडिट पहुंच जाता है, उसके मैसेज आता है क्रेडिट हो गया, यानी आपके पैसे बैंक में आ गए। ठीक है, और ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर कैसे? मैंने अगर किसी को 100 रुपए किए तो मेरे बैंक से कितने कटे? 100 रुपए डेबिट का मैसेज आ गया। क्या सामने वाले में 150 का क्रेडिट का मैसेज चला जाएगा? नहीं 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 सर, उसमें भी 100 रुपए का क्रेडिट का मैसेज आएगा। अभी एक फोन से दूसरे फोन में पैसे ट्रांसफर करो, यहाँ पे 100 रुपए का डेबिट का मैसेज आया, तो अगले वाले में 100 रुपए का क्रेडिट का मैसेज पहुंचेगा। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? इक्वल। ये होती है डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर एक हर लेन देन का एक डेबिट और क्रेडिट पक्ष होता है। ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पे डेबिट किसके इक्वल होता है बच्चों? क्रेडिट के इक्वल होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है बच्चों? इसमें हम सिर्फ एक एक्सपेक्ट लिखते हैं, सिर्फ एक एक्सपेक्ट, या तो डेबिट लिखेंगे या सिर्फ क्रेडिट लिखेंगे, दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। दूसरी बात, ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ये क्या है? ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब एक पक्ष लिख रहे हो दूसरा पक्ष नहीं लिख रहे हो तो ऑब्वियसली लग ही रहा है कि चीजें इनकम्प्लीट चल रही हैं। ठीक है, इस सिस्टम में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पर्सनल। तो आप डबल एंट्री और सिंगल एंट्री को भी कर लेना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना आप। ठीक है, आप इसे तैयार कर लेना। ठीक है, इसे भी तैयार कर लेना 2-3 मार्क्स के लिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो और आगे समझोगे, इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों चलता है, और इसमें हम सिर्फ एक ही चीज मेंटेन करते हैं, तो डेबिट ही लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। इसको इट मेंटेन
इसमें क्या होता है, इसमें होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो एक छोटा छोटा सा डिफरेंस याद कर लेना, पूरा चैप्टर वन शॉर्ट रिवीजन में खत्म हो गया है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। चलिए कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।